नमस्कार बच्चों। हम पूर्व की कक्षा में मृदुला सिन्हा जी के उपन्यास जो मेहंदी के रंग में पढ़ रहे थे कि किस तरह से उपन्यास में शालिनी और यूनुस मियां पात्र की संवाद चले, और उसी संवाद में हमें पता लगा कि संस्था में किस तरह की दैनिकचर्या है और किस तरह से वहाँ विकलांग हैं वो अपने पाँव लगवाने के लिए दादाजी के पास आते हैं। और उसी में हमने देखा कि किस तरह से यूनुस मियां जो पात्र है उनके हाथ और पाँव दोनों जा चुके हैं और उन्हें भी यहाँ लाया गया है, और किस तरह वो संवेदनशील आत्मीय व्यक्ति हैं। और शालिनी से उनके संवाद में शालिनी के व्यक्तित्व के बारे में हमें पता लगता है, और उसी में शालिनी उनसे बात करते हुए बताती है कि वो किस तरह 23-24 साल की होती है जिसका गंगा में स्टीमर से पाँव कट गया था, और वो अपने पाँव को लेकर अपने अतीत की स्मृतियों में खोती है कि किस तरह से उसे कहा जाता था। उसकी दादी बार बार कहती थी कि तेरे पाँव है ना, तेरी चाल है वो घोड़ी की तरह टाप मारती हुई चलती है, और थोड़ा झुक कर चला कर, थोड़ा थम कर चला कर। और किस तरह उसके पति हैं वो उसके पाँव के लिए उसकी तारीफ़ किया करते थे, और उसकी सास भी उसके पाँव को लेकर बहुत उस पर मोहित थी, और उसकी चाल को लेकर बार बार कहती थी कि भाई तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है, तुम अपने पाँव में पायल पहना करो। और उस पायल की जो आवाज़ है वो घर में किस तरह झंकार पैदा कर देती है। तो वो अपने अतीत की स्मृतियों में खोई हुई शालिनी यूनुस मियां से अपने दिल की बात को जाहिर करती है। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो इसमें पैराग्राफ आया है उपन्यास में, उसमें शर्मा जी जो दादाजी के मित्र हैं और शालिनी को इस संस्था में लेकर आए हैं, उन्हीं के बीच के संवाद यहाँ चलते हैं कि शर्मा जी के आने से दादाजी ने संस्था के प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या में थोड़ी तब्दीली आती थी। पटना से लेकर दिल्ली तक की व्यक्तिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामयिक, दैनिक की ही नहीं ऋतु परिवर्तन तक की खबरों की पिटारी भर लाते थे शर्मा जी। तो शर्मा जी जब उस संस्था में हर व्यक्ति से जुड़े हुए थे, दादाजी के मित्र थे, और परस्पर दादाजी के और शर्मा जी की मित्रता इस तरह थी कि वो एक दूसरे से संवाद करते समय एक दूसरे की कमियां खूबियां भी उजागर करते थे। और शर्मा जी ही एक बार यूनुस मियां को जब रेलवे स्टेशन पे मिले थे और उसे लाने का प्रयास कर रहे थे, तो दोनों में किस तरह से झड़प हुई, और यूनुस मियां ने उसे शर्मा जी को धक्का देते हुए लोगों से पिटवाई भी करवा दी थी, और खुद है वो आत्महत्या की तैयारी में थे। और ये सारा प्रकरण चला था जो कि उनकी थोड़ी सी झड़प भी इसमें दिखाई दी गई है। अब इसमें बता रहे हैं कि जो संस्था में किस तरह से शर्मा जी की स्थिति है, शर्मा जी का स्थान है, वो उसमें बताया है कि संस्था की कौन सी जगह थी जो उन्हें नहीं मालूम। प्रार्थना भवन की ओर बढ़ते उनके कदम घड़ी पर नज़र पड़ते ही थम गए। 8 बजने में 2 मिनट रह गए थे, प्रार्थना समाप्त हो गई होगी। अब सबके सब पंक्तिबद्ध भोजनालय की तरफ जाएंगे। उनके साथ कदम से कदम मिलाते चले आएंगे दादाजी। शर्मा जी के कदम भोजनालय की ओर बढ़ गए। उनके वहाँ पहुँचते पहुँचते सचमुच सुबह के नाश्ते की घंटी बज उठी। भोजनालय के द्वार पर एक तखत डाल नाश्ते के सामानों में भरे डोंगे उठा उठा कर रखता, इधर उधर झाड़ता पहुँचता, चमचमाते पीतल के बड़े बड़े पतीलों पर गीला कपड़ा मारता कोई धुन गुनगुना रहा था लक्ष्मण। शर्मा जी पीछे से आकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी मस्ती की धुन में कान अटका लिए। निश्चित ही नौजवान किसी फिल्मी धुन में मस्त था, पॉप म्यूजिक की धुन में तैरती कोई तर्ज। तभी तो लक्ष्मण के अंग अंग मस्ती में फड़क रहे थे। धुन में डुबकी लगाते तर्ज ने एक बार सतह से ऊपर सिर उठाया तो स्पष्ट सुनाई पड़े, मूक करोति वाचा लपंगु लंघयति गिरिम यत कृपा तमह वंदे परमानंद माधवम। शर्मा जी भी मस्त हो गए। सुबह गाए भजन की पंक्तियां ही दोहरा रहा था लक्ष्मण। तभी तो इतनी तन्मयता से संस्था के लोगों के लिए खाद्य पदार्थ परोसने को तत्पर था। उसकी तत्परता व तैयारी भारतीय कुशल गृहिणी की तत्परता से एक कदम आगे थी। शर्मा जी लक्ष्मण के गाए भजन से उभरे तो उसकी निष्ठा में डूब गए। तभी लक्ष्मण पीछे मुड़ा। आप चाचा जी कब आए? साश्चर्य प्रश्न करता शर्मा जी को नमस्कार कर उनके लिए एक साफ सुथरे स्टूल को झाड़ कर ले आया।
अभी आया हूँ, सोचा पहले तुम्हारी तरफ ही चलूँ। नतमस्तक होकर धन्यवाद करते हुए लक्ष्मण उनके लिए गिलास पानी ले आया। गिलास खाली कर उसके हाथ में थमाते हुए शर्मा जी ने पूछा, और क्या हाल है लक्ष्मण? कौन आया है, कौन गया? इन दिनों कितनों का भोजन बनता है आपके यहाँ? शर्मा जी की आवाज़ सुनकर दो रसोई, उनके 2-3 अन्य सहायक भी वहाँ आ गए। तो हम देख रहे हैं किस तरह से इसमें जो शर्मा जी है वो संस्था के हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, आत्मीय हो रखे हैं, और हर व्यक्ति उनसे संस्था के बाहर देश में जो समाचार, जो घटनाएं, जो भी कहें कि अपडेट होना चाहता है, वो सुनना चाहता है, और शर्मा जी उनको सब प्रतिक्रिया बता रहे हैं, सब बातें बता रहे हैं। तो उन्हीं क्रम में जो रसोइया है वो नाश्ता लाकर, वो हमेशा दादाजी को चखाया जाता है। तो जब शर्मा जी आए हैं तो उन्होंने कहा चलो आप ही, दादाजी दिख नहीं रहे हैं तो आप नाश्ता चख के बता दीजिए सही हुआ है क्या। यानी इतना प्रेम है कि जितना संस्था के में दादाजी का प्रेम है उनसे ही कम, थोड़ा सा कम कहें, या उनके सानिध्य के साथ उनका प्रेम भी उन सबके बीच में फैला हुआ है। अब दलिया और दूध जब की कटोरी शर्मा जी को दी जाती है, उसी समय दादाजी आ जाते हैं, और वो दादाजी की दिए वो कटोरी है, वो दादाजी को दी जाने वाली थी। वो कटोरी कहता है कि आप ही चख लीजिए, दादाजी नहीं आए हैं। तो कहता है नहीं, दादाजी का स्थान तो दादाजी का ही है। तो कह रहे हैं नहीं, दादाजी तो हमारे लिए भगवान ही हैं। चाचा जी, न जाने लोग जमाने को क्या दोष देते हैं, इस कलयुग में भी हम जैसे अपाहिजों के लिए दादाजी मास्टर जी जैसे दयालु महापुरुष का अवतार ही होगा। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दादाजी का उन सब जो कर्म संस्था के कर्मी हैं, उनके दिल में क्या जगह है दादाजी की, वो हमें दिखाई देती है। लेकिन दादाजी जो है उनको सबसे ज़्यादा जो जिस शब्द से उनको परहेज़ है वो है अपाहिज। जो वो अपाहिज शब्द सुनते ही उनके दादाजी के अंदर है वो आग सी लग जाती है, और वो बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं कि अपाहिज शब्द अपने लिए है, किसी के लिए भी आप बोलें। तो हम इसमें देखते हैं कि किस तरह से जो संस्था है उसकी दैनिक चर्या है, उसमें इसके माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, पद्यांश के माध्यम से आगे बढ़ती है। और इसी में जो ये दादाजी और शर्मा जी, इन दोनों की मित्रता, और जो संस्था के लोग हैं उनके मन में शर्मा जी के लिए स्थान और दादाजी के लिए जो स्थान है वो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। अब हम देख रहे हैं कि शर्मा जी और दादाजी की जो वार्तालाप चलती है वो उसमें आगे बढ़ती है कि दादाजी भजन की पंक्तियाँ गुनगुनाते अपने स्थान पर पहुँच गए। उन्हें देख शर्मा जी दीवार से छुप गए। दादाजी ने रसोई की तरफ हाथ बढ़ाया। रसोइया और लक्ष्मण दोनों मुस्कुरा उठे, दोनों असमंजस में पड़े, शर्मा जी की ओर देखने लगे। तभी शर्मा जी ने पीछे से आकर दादाजी की आंखें बंद कर ली। शर्मा कब आए? मिलने की खुशी में सरोबार था प्रश्न। वहाँ खड़े सब लोग दादाजी के अद्भुत स्पर्श की पहचान शक्ति से हतप्रभ रह गए, स्वयं शर्मा जी भी। उन्होंने सामने आकर दादाजी को अखबार में भर लिया। पुनः अलग होते हुए कहा, मैंने चख लिया है, सब ठीक है, तुम भी चख लो। नहीं, तुमने ले लिया तो? तभी नाश्ते के लिए चली आती 2 पंक्तियों का शीर्ष भाग उनके पास पहुंच गया। रेलगाड़ी के डिब्बे ही लग रहे थे वे सब। इंजन पर नज़र पड़ते ही शर्मा जी चौंक गए। उनके आनंद में एक ठमक भर आई। वे शालू की तरफ बढ़ते कि स्वयं तेज चाल में चलकर शालू उनके पास आ पाँव छूने को झुकने लगी। शर्मा जी ने बीच में ही उठाना चाहा कि दादाजी ने इशारे से रोक दिया। शर्मा जी ने कहा, शालू। पूरी तरह झुककर उन्हें प्रणाम कर उठी। उसके माथे पर स्नेह सिक्त हाथ फेरते हुए शर्मा जी दादाजी की तरफ मुड़े। आंखों ही आंखों में शर्मा जी ने धन्यवाद दिया, जो सहर्ष स्वीकार हुआ। सब लोग ठीक है चाचा जी? शालिनी अपने घर वालों का समाचार पूछ रही थी। दोनों एक कोने में खिसक गए। शर्मा जी फिर ठमके। हाँ, सब ठीक तो है, मैं तो पिछले सप्ताह भी मिला था, सब ठीक है, तुम कैसी हो? शर्मा जी की ठमक शालू को आशंकित कर गई। किसी आशंका के जोर से उसके पाँवों में थोड़ी सी सिरहन हुई। मात्र सिरहन से पायल झनक उठी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ चाचा जी। क्यों ठीक नहीं दिखती? प्रश्न करती अपने चाचा जी के ऊपर नजरें टिका ली थी उसने। तुम तो बिल्कुल ठीक लगती हो। शर्मा जी उसे ऊपर से नीचे तक निरख गए थे, लेकिन शालिनी से वे कुछ छिपा रहे थे जो उसे छुपा नहीं। आओ शालिनी, नाश्ता लो, दादाजी ने पुकार लिया। सारी पंक्ति समाप्त हो गई। दादाजी परोस रहे थे। शालिनी अपनी पायलों के झंकार में पूरे परिवेश को लपेटे दलिया दूध ले खाली स्टूल पर जाकर बैठ गई। झंकार के बीच शर्मा जी की ठमक के लिए शिकायत भर थे।
दादाजी ने सुन लिया, तभी संवेद स्वर गूंजा। अब यहाँ मंत्र हुआ है और उस मंत्र के बाद में शर्मा जी और जो दादाजी हैं उनकी आपस में जो बात हो रही है, पहले देख रहे हैं कि हम किस तरह से शर्मा जी और शालू की बात में वो शालू ने जो पाँव लगवाए हैं वो उस पाँव को लेकर बड़े खुश हैं। तो दादाजी से कहते हैं कि आपने बिल्कुल प्राकृतिक पाँव उसके लगा दिए हैं, और दादाजी के पाँव लगाने को लेकर वो उन्हें बिल्कुल निश्चिंत और हर्ष के साथ वो दादाजी को कह रहे हैं। तो अब है अपने नीचे के कमरे तक शर्मा जी को ले जाकर बैठाते हुए प्रश्न कर उठे दादाजी। शर्मा शालिनी अपने पाँव लगाने में जल्दी क्यों चाहती थी? क्या सोचने लगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, यही कि प्रश्न बड़ा बेढंगा है तुम्हारा। कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। शालिनी क्या कोई भी अपंग व्यक्ति अपनी सुविधा के लिए ही? नहीं नहीं, यही तो तुम सब। दादाजी उफनते हुए थमे तो माथा थाम अपनी कुर्सी पर धम से बैठ गए। उनका बदन अप्रत्याशित क्रोध से कांप रहा था। छोटा सा कमरा था, बीच में एक बड़ी मेज रखी थी, मेज से लगी कई कुर्सियां थी। शर्मा जी हिल उठे, दादाजी के सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए। परिस्थिति को सहज बनाने के उद्देश्य से बोले, अपने घर वालों की परेशानी कम करने का भी भाव तो रहता ही है। अटक अटक कर थम थक कर शब्द निकले, मानो प्रश्नकर्ता के मनोनुकूल उत्तर गढ़ने का प्रयत्न हो रहा हो। वैसे तो एक दार्शनिक प्रश्न के अनेक जवाब हो सकते थे। विज्ञान और दर्शन में यही तो अंतर है। दर्शन शास्त्र में कहीं दो दो चार ही होते हैं और कहीं 5 भी हो सकते हैं, मात्र 3। यानी कहने का मतलब है, जब उन्होंने ये शब्द बोले कि अपने घर वालों की परेशानी कम करने का भी भाव तो रहता ही है, तो ये बात कहने में परेशानी किस तरह की परेशानी? एक फिलॉसफिकल की परेशानी ये कि उनसे छुटकारा वो चाहते हैं कि इस शालू से छुटकारा पा लें, या ये कि शालू को डर है कि कहीं वो घर वाले उसे न छोड़ दें। तो कई सारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, उन सब प्रश्न का जो बात है यहाँ की गई है, वो सब एक संशय की बात यहाँ हुई है। दादाजी संयत स्वर में बोले, तुम्हारा दूसरा अनुमान ही सही है। रोगी से पहले उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाला अपना संबंधी उसकी बीमारी से उब जाता है। अब ये सामान्य समाज की जो मनस्थिति है, इस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी हुई है यहाँ पर। देखिए, मनुष्य को अपाहिज बनाने वाले विभिन्न असाध्य बीमारियों से रोगी तो जूझता है, उसकी जिजीविषा नहीं मरती। सच पूछो तो दूसरों की शांति चैन के लिए भी ही कभी कभी उसमें खुदकुशी करने की भी इच्छा उत्पन्न होती है। उसके पास रहते कभी कभार मिलने जुलने आते शुभचिंतक झपकियाँ लेती उसकी जिजीविषा को थपकियाँ देकर ऐसे सुला देते हैं मानो सोया नहीं, मृत्यु को वर्ण किया हो। बड़ी मुश्किल से जिजीविषा के उस लुप्त होते कण को ढूंढना पड़ रहा है मुझे शर्मा। यानी जो इसमें बताया कि किस तरह से अगर किसी मनुष्य के कोई बीमारी हो जाती है, कोई वो अपाहिज हो जाता है, तो वो स्वयं अपनी बीमारी से जूझते हुए उसे ठीक करने के जो उसमें भाव पैदा हो, उससे पहले ही उसके आसपास के लोग हैं उसे इतना हतोत्साहित कर देते हैं कि वो खुद उसकी जो जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, वो समाप्त होने लगती है। और जो उसके शुभचिंतक है वो उसे खरोच कर उसकी तकलीफ़ को प्रश्नों से उसकी उस पर दया दिखाकर उस पर कुड़ते हुए उस पर जो एक इस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं कि उसे लगता है कि मैं मृत्यु का ही वर्ण कर लूँ, और उसकी जिजीविषा को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। तो ये जो समाज की मनस्थिति है, इस पे इन्होंने मृदुला जी ने यहाँ व्यंग्य किया इन पंक्तियों के माध्यम से। भावुकता से ओतप्रोत होते दादाजी ने एक लंबी सांस खींची। पुनः शुरू हो गए। जहाँ तक शालिनी का प्रश्न है, उसने अपने को बड़ा दृढ़ कर रखा था। मेरा ख्याल है वह तो अपने पति और सास की ही रुग्ण मानसिकता का इलाज करती आ रही थी। तो इसमें बताया कि किस तरह से जो पति और सास की ये रुग्ण मानसिकता, बीमार मानसिकता थी कि अब ये किसी हमारे लिए काम की नहीं रही है, इसके पाँव कट गए तो हम इसे किस तरह पत्नी और बहू के रूप में स्वीकार करें, या एक तरह से समाज की रुग्ण मानसिकता पर यहाँ पे व्यंग्य हुआ है। तो इस बात को जब शर्मा जी और दादाजी महसूस कर रहे हैं दोनों ही, कि आँखें हैं वो गीली हो जाती है, दुख से भर जाती है कि शालिनी के साथ ये ठीक नहीं हुआ। अब ये शर्मा जी दादाजी से
प्रसंग बदलने का प्रयास करते हैं और नाराज़ भी होते हैं कि दादाजी कि तुमने अब तक क्यों छुपाया कि उसका पति है वो दूसरी से विवाह करना चाह रहा है या उसे छोड़ना चाह रहा है, इस तरह की भाव है उसके मन में आ रहे हैं, तो तुमने इसको बताया क्यों नहीं। तो शर्मा जी दादाजी के इस रूप को देखकर डर भी जाते हैं और वो अपनी शर्मिंदगी से इस बात को कहते हैं कि अगर मैं बता देता तो शालिनी को और अधिक दुख होता और मैं इस चीज़ का सामना नहीं करना चाह रहा था कि शालिनी को कैसे बताऊं और उससे कैसे इस चीज़ से अवगत कराऊं। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों की वार्तालाप के बाद में है वो दादाजी और जो शर्मा जी हैं वो अब शालिनी को लेकर उसके पाँव को लेकर बात करते हैं कि किस तरह शालिनी के पाँव बनाने में मैंने इतनी मेहनत की है कि उसके पाँव का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप के बारे में उसकी सास से पूछा और उससे स्वयं से पूछा और रात दिन उसके पाँव पर मेरी नज़रें ध्यान टिका रहता था और मैं उसको शालिनी को उन पाँव को लगवा कर उसे उस प्राकृतिक पाँव बनाने के लिए उसके देना चाहता था। और यही भाव जो है इसमें इन पंक्तियों में एक आत्मविश्वास का भाव आया है दादाजी के मन में कि मैं उसके लिए ऐसे पाँव बनाऊं। अब शर्मा जी है वो दादाजी की सब बात सुनने के बाद उनका गला भर आता है और आगे वो देख रहे हैं कि दोनों बात करते करते हॉल तक जाते हैं जहाँ पर बड़े से कमरे में छोटे छोटे एक वर्ग बनाए गए हैं जिनमें कुछ महिलाएं हैं जो सिलाई बुनाई सीख रही हैं और कुछ बैंत बनाने का सीख रहे हैं, कुछ लकड़ी के खिलौने बना रहे हैं, यानी सब अपने अपने कुछ स्वरोजगार में लगे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो अपाहिज है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ में लगे हुए हैं। और इसी क्रम में उनकी नज़र शालिनी पे पड़ती है जहाँ शालिनी भी है वो गुड़ियाँ बना रही है जो कोई नरकंकाल को लेकर उसके कपड़े सजा रही है, वस्त्र आभूषण साज सज्जा इन सब में शालिनी सिखा रही है, बना रही है। और हाथ में शालिनी के हाथ में है फूलों की डलिया लिए फुलवारी मालिन गुड़िया, फूल चुनने के उद्यत, घाघरा उठा एक पाँव पीछे कर बोलती राजस्थानी बाला। तो ये सब जो वहाँ संस्था में जो क्रम चल रहा है, दैनिक क्रम चल रहा है, दिनचर्या जो है जिसमें प्रार्थना से लेकर और ये लघु उद्योग या कहीं स्वरोजगार की भी इसमें काम हो रहा था कि सब में स्वाभिमान का भाव जागे, ये चीज़ इसमें चल रही है।